अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 केमिकल काइनेटिक्स। स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स का मतलब ये होता है मोशन या स्पीड। हमारे पास किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या है, उसकी मोशन क्या है, वो रिएक्शन किस तरह हो रहा है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, हम ये सारा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, हम उन फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ जो है वो हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन होगा। अब फैक्टर्स जो है स्टूडेंट्स वो कौन से होंगे? ये ROR का मतलब ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपने आगे सारी टर्म्स में यही याद रखना है। फैक्टर्स जो हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं उसमें हमारे पास जो है वो टेम्परेचर है, हम इसको इस चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। और कंसंट्रेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर के हवाले से हमें एक आर्हेनियस इक्वेशन जो है इसकी डेरिवेशन पढ़नी होगी। और इसी तरह जो है वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के रिलेटेड हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनकी आगे टाइप्स हैं फर्दर। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर होते हैं, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर या ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शंस। मुख्तलिफ तरह के जो है ये रिएक्शंस होते हैं। इस तरह हम इस चैप्टर में रेट, लॉ, मॉलिक्यूलैरिटी और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट ये देखें ज़रा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है। देखें, हमने अभी तक पढ़ा है कि ए आपके पास एक रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में बी में। तो रिएक्टेंट बी में यानी ए जो है वो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उनके कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, कि कितनी कंसंट्रेशन एक टाइम के बाद ए की बी में कन्वर्ट हो रही है, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी उसका रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम के साथ देखते हैं कि ए जो है वो कितना कम हुआ है और बी कितना बन गया है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसके डिसअपेयर होने का रेट ए का वो क्या है, ए के डिसअपेयर होने का रेट क्या है और बी के अपेयर होने का रेट क्या है, वो हम टाइम टू टाइम देखते हैं। तो इससे हम जो है वो हम ग्राफ से भी इसको देख लेंगे कि किस तरह जो है वो हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो जनरल इसकी हमारे पास डेफिनेशन है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास स्टूडेंट देखे रिएक्शंस जो हैं, चूँकि आपको पता है एक तरह के नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। अब वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन में जैसे NaCl को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो ये दोनों जो है ये आयनिक है। अब क्या होता है, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयन ये भी सोल्यूशन में है और यहाँ पे सिल्वर और नाइट्रेट आयंस भी हैं। तो क्या होता है, फ़ौरन सिल्वर आयन जो है ये क्लोराइड आयन से मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना देते हैं और साथ में हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो ये रिएक्शंस इतना तेज़ होता है स्टूडेंट के, इसमें हमें टाइम कितना लगता है, 10⁻⁻⁶, इतना वेरी शॉर्ट टाइम। और इतनी तेज़ी से ये रिएक्शन होता है, तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल है। सो रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर वेरी फास्ट रिएक्शंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम उसको कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद दूसरी तरह के हमारे पास है ऐसे रिएक्शन जो बहुत स्लो होते हैं, यानी बहुत टाइम लग जाता है, उनको ईयर्स लग जाते हैं या फिर सम टाइम मंथ्स लग जाते हैं। तो हम उन रिएक्शंस को फिर उनका भी रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ, अब लोहे को जंग एक दिन में नहीं लग जाता, हफ्ते में नहीं लगता, बल्कि उसको जो है वो मंथ लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, फिर जाके कोई चीज़ जो है वो आयरन की ख़राब होती है। इस तरह हमारे पास जो है प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते और ना ही ये यूज़फुल है। अब देखें, असल में रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने का मकसद ये होता है कि हमें पता चले कि एक रिएक्शन यानी एक ए जो है वो बी में कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उससे उतनी प्रोडक्ट ऑन टाइम हासिल कर सकें। तो अगर हमें इसके रेट का ही ना पता चले, हमें इसकी स्पीड का ही ना पता चले, तो हमारे लिए जो है वो फिर उससे फ़ायदा मंद यानी उससे फ़ायदा लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो हम इस तरह के रिएक्शंस का भी रेट जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे इफ़ेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ गैसेस,
ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं या पेंट हम अपने घरों में करते हैं, तो एसिडिक गैसेस होती हैं जो उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करती हैं। अब वो 1 माह समटाइम 2-3 मंथ के अंदर या फिर पूरे साल के अंदर जाके वो सारे पेंट्स वगैरह ख़राब होते हैं। ऐसा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर ये भी बहुत स्लो रिएक्शन है, तो इनके लिए जो है वो हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनको हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं और वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास रिएक्शन नॉर्मली है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर यहाँ पे अमोनिया बना रही है, तो ये ये चंद मिनट्स में रिएक्शन हो जाता है। ऐसे ही हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, ये एस्टर हमारे पास RCOO, ये आर की चेन इधर यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल, फिर O, फिर यहाँ पे R। तो ये आप एस्टर को सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे। तो जब हम इसकी हाइड्रोलाइज करवाते हैं, मतलब कि इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो दो चीज़ें बनती हैं, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी स्टूडेंट जो है वो मिनट्स में हो जाता है रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे रिएक्शंस जो मॉडरेट हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होते, हम उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी इनका हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे स्टूडेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शंस को हम किस तरह लिखते हैं, कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या चीज़ है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो है वो A कन्वर्ट हो रहा है B में, A रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट इसका रेट हम कैसे फाइंड करेंगे? हम देखेंगे कि इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी CI वो कितनी है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी CF यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी है, और साथ हम जो है वो डेल्टा T यानी टेम्परेचर पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझें तो यहाँ पे ये ज़रा देखिएगा, ग्राफ हमने बनाया तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हमने और इस तरफ हमने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ली है। स्टूडेंट, पहले हमारे पास सारे रिएक्टेंट्स थे, यानी कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 10 मोल पर DM³ हमारे पास सारे रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये 10, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ। अब जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा गुजरा है, यहाँ पे 0 सेकंड था, यहाँ पे 5 सेकंड है, यहाँ पे 10 सेकंड है, फिर हमारे पास 15 आ गया, फिर हमारे पास 20, यानी टाइम जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, आप देखें ग्राफ में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। और प्रोडक्ट की अगर हम ग्राफ इसको देखें ग्राफ से, तो प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो ग्राफ डिनोट कर रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह चेंज हो रही है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी हमारे पास क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, मसलन हम इसको कह देते हैं कि 5 सेकंड पर हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी थी, ये यहाँ पे आ जाता है। तो इधर अगर हम देखें इसकी कंसंट्रेशन, लेट्स मैं कहता हूँ ये 5 है, तो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है उसको मैं ले लेता हूँ 5, इनिशियल कंसंट्रेशन ये वाली। और फिर आफ्टर सम टाइम अगेन अगर मैं कहता हूँ 10 सेकंड के बाद कितना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, मतलब कि 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद हमारे पास 5 मोल पर DM³ कंसंट्रेशन रह गई थी रिएक्टेंट्स की। और फिर अगेन 10 सेकंड के बाद, यानी मज़ीद हमने टाइम जो है वो दिया रिएक्शन को, और फिर देखा तो रिएक्टेंट्स और कम हो गए, तो फाइनल हमारे पास आ गई 3। तो 5 और 3 ये इनिशियल है, ये हमारे पास फाइनल है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास होगा, देखें 3 - 5। क्यों 5 क्यों इधर? क्योंकि हमारे पास जो है हमने फाइनल में से इनिशियल को क्या करना होता है, निकालना होता है ना। तो डिवाइड कर देना हमने इसको टाइम पे। टाइम कितना है देखें, टाइम हमारे पास जो है वो टोटल कितना लगा चेंज इन टाइम, 5 सेकंड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 सेकंड। तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह आ जाएगा। तो ये, और एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए निकालना है, रिएक्टेंट्स के लिए, तो हमारे पास आएगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन साथ में डेल्टा C/डेल्टा T। अब नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। और फिर जब हम डेल्टा C ग्राफ से निकालते हैं तो उसकी भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाता है। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नेगेटिव में रहनी होती है।
अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रोडक्ट की, तो देखिए प्रोडक्ट जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट की यहाँ से वैल्यू लेता हूँ, देखें 5 सेकंड पे प्रोडक्ट इतने हैं, मतलब मैं कहता हूँ 6 साइन की वैल्यू यहाँ पे 6। अब 10 सेकंड के बाद इनकी वैल्यू देखें, यहाँ पे वो हो गई है 8। तो हमारे पास जो है फाइनल में से यानी 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, तो ये हमारे पास जो ROR मतलब के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट के लिए वो पॉजिटिव में आ जाएगा। इसके लिए हम हमेशा जो है वो साइन यूज़ करते हैं प्लस। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो फाइनल वैल्यू ज़्यादा होती है और इनिशियल उनकी कम होती है। तो फाइनल में से इनिशियल कम करें तो हमारे पास आंसर तब भी प्लस में आएगा। तो ये आपने याद रखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के लिए आपने याद रखना है नेगेटिव साइन आना है साथ, बाकी फार्मूला वही होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और इस तरह हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट के लिए वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफ जो है, इससे हम किसी भी रिएक्शंस का रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किसी भी कहीं पे भी हम वैल्यू लेते हैं, कहीं पे भी कोई टाइम ले लेते हैं, तो उससे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे हमें जो है वो ग्राफ कुछ कंक्लूजन्स भी देता है कि जैसे ही आप देखें, अगर ग्राफ से शुरू में स्टार्ट में हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, प्रोडक्ट बिल्कुल कम है। रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा है और प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। एट द स्टार्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन प्रोडक्ट एंड ग्रेजुअली डिक्रीज, लेकिन ऐसा ऐसा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ। दूसरे नंबर पे रेट ऑफ रिएक्शन नेवर रिमेन्स यूनिफॉर्म। आप देखें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी एक ही हो, यहाँ पर भी एक हो, यहाँ पर भी, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी साथ साथ क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। ये कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होता। इट डिक्रीज कॉन्टीन्यूसली टिल रिएक्शन सीजीज। और इस तरह जो है रेट ऑफ रिएक्शन देखें, मतलब कि शुरू में रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत तेज़ होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं, वो ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं, तो रिएक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, या फिर अगर टाइम कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक टाइम आता है कि सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में आ जाए, बिल्कुल यहाँ से देखें ये सीधी लाइन बन जाती है ग्राफ की, तो ये डिनोट कर रहा है रिएक्शन यहाँ पे अब रुक गया है, कि जितने रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्शन जो है वो क्या कर जाता है, वो यहाँ पे सीज हो जाता है। तो ये देखें मैंने फाइनल में ये लिखा भी हुआ है कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये रिएक्टेंट्स के लिए है, रिएक्टेंट्स के लिए नेगेटिव साइन आना है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि रिएक्टेंट्स टाइम के साथ साथ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। और जो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट हैं वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उनके साथ क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ये प्रोडक्ट के लिए आ जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन की 2 कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को आप ज़रा समझें। स्टूडेंट जो होता है ना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका तो आपको पता है, जैसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स में कि एवरेज लें, तो हम सारी क्वांटिटीज़, सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और उनको नंबर ऑफ़ क्वांटिटी पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये होता है एवरेज। तो ऐसे ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये हम इसको एवरेज कब लेते हैं, देखें हमारे पास एक ग्राफ है, आप थोड़ा सा यहाँ से समझे, जैसे ग्राफ, हाँ ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज तरफ टाइम है, यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन है। अगर स्टूडेंट ये 2 पॉइंट में लेता हूँ कोई भी, मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे या इस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या थी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो हम यहाँ से इसका डिफरेंस ले लेंगे। यानी कंसंट्रेशन का, जैसे हमने यहाँ पे टाइम का डिफरेंस लिया, इधर यहाँ पे हम कंसंट्रेशन का चेंज इन कंसंट्रेशन ले लेंगे, यहाँ से डेल्टा टी चेंज इन टाइम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 पॉइंट के दरमियान, स्पेसिफिक पॉइंट के दरमियान जो 2 पॉइंट के दरमियान जो रिएक्शन चेंज हो रहा है, यानी उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम डिनोट, वैसे वही फार्मूला हमारे पास है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, यानी एक्स यहाँ पे सी भी हम कह सकते हैं, कंसंट्रेशन आप ले लें या एक्स ले लें, जो मर्जी इसको कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है आपने, अगेन वही बात कि रिएक्टेंट्स के लिए नेगेटिव साइन आएगा और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि 2a + 3b ये मिलकर
बना रहे हैं एक हमारे पास 4C, ये प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। अगर हम इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं कि जो स्टेशोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं वो शुरू में आ जाएंगे, बटे में हम उसको लिखते हैं 1/2 डेल्टा ए, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, साथ नेगेटिव साइन क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट, टाइम के साथ साथ ए कम होगा। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम बात करें बी की, यहाँ पे आ जाएगा -1/3, क्यों, क्योंकि 3 जो है स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है और नेगेटिव डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, और डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, रिएक्टेंट्स टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अब डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी 1/4 आ जाएगा। तो यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी दो पॉइंट्स का ले सकते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स का ले लें चाहे प्रोडक्ट का, लेकिन फ़र्क क्या होगा, रिएक्टेंट्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा और प्रोडक्ट के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन आएगा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, आप इसको खुद ही देख लीजिएगा। आगे है हमारे पास यूनिट्स। यूनिट क्या है, अब देखें, जो हमारे पास है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन का जो है वो यूनिट आ जाएगा। अगर हम गैशियस स्टेट की बात करें, सम टाइम हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं या प्रोडक्ट या रिएक्शन गैशियस स्टेट में होता है, तो हमने उसमें क्या करना है, यानी पार्शियल प्रेशर के साथ, पार्शियल प्रेशर का यूनिट या प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर होता है, तो हम यहाँ पे ATM डिवाइडेड बाय S यानी टाइम सेकंड के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये ATM पर सेकंड आ जाएगा। तो ये गैशियस स्टेट में है, तो ये हमारे पास जो है वो लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में हो सकता है। आगे हमारे पास जो है स्टूडेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बाद है इंस्टेंटेनियस रेट। जी, इंस्टेंटेनियस रेट देखें, मैंने आपको बताया था कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है बिटवीन 2 पॉइंट, लेकिन इंस्टेंटेनियस है कि एक ही इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ग्राफ है, मैं इस ग्राफ में कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट, लेट्स मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये इस टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे मैं इस इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, यानी जो उस पॉइंट के साथ जो है वो टच हो रहा है, उस टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट ड्रा करते हैं, उस लाइन पे हम कहीं पे भी, यहाँ पे ठीक है, उस लाइन पे कहीं पे भी हम जो है वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो क्या होता है, रेट एट एनी वन इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट के दौरान ड्यूरिंग द इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसके लिए जो है देखिए, हमने एवरेज रेट के लिए यूज़ किया था डेल्टा एक्स, या हमने डेल्टा सी यूज़ किया था, ठीक है। डेल्टा जो होता है ना, ये स्टूडेंट थोड़ी सी चेंज, यानी ये बड़ी चेंज के लिए है, और डी जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, नेग्लिजिबल। तो इसलिए हम यहाँ पे इंस्टेंट रेट के लिए हम जो फार्मूला में यूज़ करते हैं वो dx/dt, और जबकि एवरेज में हमने यूज़ किया था डेल्टा C/डेल्टा टी। तो ये आपने इसमें फ़र्क याद रखना है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ले रहे हैं रिएक्टेंट्स का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर हम ले रहे हैं प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। और इस तरह आपने ये याद रखना है कि एट फर्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट विल बी हायर देन एवरेज। स्टार्ट में क्या होता है, देखें, स्टार्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स बड़ी तेज़ी से स्टूडेंट नीचे आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो बहुत तेज़ होता है, ज़्यादा होता है। हम उसका ये देखें, यानी एवरेज 2 पॉइंट के लिए इतना ज़्यादा नहीं आएगा, अगर हम यहाँ पे लें एवरेज तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो स्टार्ट में एवरेज का इतना फ़र्क नहीं होता, एंड पे एवरेज का ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन इंस्टेंट जो है वो स्टार्ट पे बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी लम्हे में आप वैल्यू लेंगे वो हमेशा ज़्यादा आएगी, यहाँ पर भी ऐसे ही है। एज द टाइम इंटरवल बिकम स्मॉलर, अब देखें जैसे जैसे टाइम इंटरवल कम करते जाएं, मतलब हम इसका और इसका इंटरवल अगर कम करते जाएं, इतना कम कर दें ये एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाए, तो ये बिल्कुल जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज़र टू इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट के क्लोज हो जाता है। यानी अगर ग्राफ में आप अगर इंटरवल बड़ा ले रहे हैं फिर तो एवरेज है, अगर आप वो जो इंटरवल ले रहे हैं वो बिल्कुल साथ साथ है, एक दूसरे के करीब है, तो फिर वो जस्ट लाइक इंस्टेंटेनियस रेट बन जाएगा। एंड बिकम्स इक्वल
और फिर जो है इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के इक्वल हो जाता है कब, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। देखें यहाँ पर अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे टाइम बिल्कुल एक दूसरे से इतना फ़र्क नहीं है, अगर और करीब कर दें तो टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो आ जाएगा, यानी इस पॉइंट का इस पॉइंट से इतना फ़र्क नहीं रहेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं फिर इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाता है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट होता है कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो हम जो दो पॉइंट के दरमियान जो कंसंट्रेशन चेंज ले रहे हैं वो एवरेज होता है। और इंस्टेंटेनियस हम किसी भी एक लम्हाती तौर पर कहीं भी हम जो है यहाँ पे कहीं भी जो है वो एक पॉइंट लें और वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन को देखें तो वो होगा